स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। दीज आर द फंक्शंस ऑफ बैंक्स। उसमें मैंने आपको पहले प्राइमरी फंक्शंस करवाया, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस, और तीसरे प्रकार का जो कार्य है बैंक का है वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, जो बैंक आपको प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक आपने देखा होगा कि 10 से 15 वर्ष पहले तक जो जब हमारे यहाँ पे कंप्यूटर का इतना प्रचलन नहीं था या इंटरनेट का इतना प्रयोग नहीं होता था, तो मैनुअली काम किया जाता है, अर्थात जो बैंक्स में है वो काम जो है हाथ से होता था। लेजर या कैश बुक जो है वो कर्मचारी के द्वारा हाथ से लिखी जाती थी, और उसी तरह से आपको सारा कार्य मैनुअल होता है। लेकिन जब से कंप्यूटर बढ़े हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी आई है, ठीक है, तो उससे क्या हो गया है कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो बहुत आसान हो गए हैं, और आप 24 आवर जो है बैंक के साथ लेन देन कर सकते हैं। तो इस तरह से जब बैंकिंग व्यवहारों में कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग हुआ तो उसको ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहा जाता है। तो उसमें क्या क्या फ़ायदा हुआ या क्या क्या सुविधाएं हमें दी गई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, हमें क्या क्या फ़ायदे हुए, उसमें सबसे पहले आपको जो सर्विसेज प्रदान की जाती है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का मतलब है कि आप जो रुपया है या पैसा है, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके खाते में आ भी सकता है पैसा और आपके खाते से जा भी सकता है। अर्थात जब आपके खाते में पैसा आएगा तो आपका खाता क्रेडिट होता है, और जब आपके खाते से जाएगा तो आपका खाता डेबिट होता है। क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपने कोई पेमेंट करनी है, आपने कोई बिजली का बिल देना है, टेलीफोन का बिल देना है, कोई लोन की किस्त देनी है, इस प्रकार से कोई भी पेमेंट आप करते हैं तो घर बैठे ही आप उस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उसकी पेमेंट कर सकते हैं, उससे आपका खाता डेबिट होता है, इसलिए उनको डायरेक्ट डेबिट कहा जाता है। इसी तरह से अगर आपको कहीं से कहीं पैसा आना है, जैसे आपको कहीं से डिविडेंड प्राप्त होना है, इंटरेस्ट प्राप्त होना है, रेंट प्राप्त होना है, कोई भी आपको इनकम होनी है, तो वो भी आपके खाते में डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफर की जाती है, तो उससे आपका खाता क्रेडिट होता है, इसलिए डायरेक्ट क्रेडिट कहा जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मतलब है ईएफटी, इसको शॉर्ट में कहते हैं, कि जब रुपया एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किया जाता है तो घर बैठे ही आप इस तरह से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, और आपको पेमेंट भी जो है इनकम भी आपके खाते में आ सकती है। पहला है। दूसरी सर्विसेज आपकी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम, बहुत कॉमन सी बात है, आजकल सभी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हम हमारे बैंक में खाता होता है और बैंक उस खाते के अगेंस्ट हमें फैसिलिटी प्रदान करता है एटीएम की। एटीएम एक कार्ड होता है जिसमें चिप लगी होती है, जिसमें हमारे जो सारी बैंक से संबंधित डिटेल्स, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ होता है। उसके बदले में हमें एक बैंक पिन देता है, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं। उसको जब हम टाइप करते हैं मशीन में, एटीएम मशीन होती है, ठीक है, तो अगर हम रुपया निकालना चाहते हैं तो अमाउंट भर के, उस पिन नंबर को भर के, वो उस उतने रुपए हमारे को एटीएम मशीन से निकल के आ जाते हैं। या वैसे ही अगर एटीएम के माध्यम से आप जमा करना, क्योंकि बैंक में कस्टमर ज़्यादा जाएगा, लाइनों में लगा रहेगा, भीड़ होगी, इसलिए मशीनों के माध्यम से ही आप जमा भी कर सकते हैं एटीएम। उसी तरह से एटीएम डाल के, पिन डाल के आप उसमें अमाउंट जमा करते हैं और वैसे ही पैसा निकालते हैं। तो एटीएम मशीन जो एक बहुत अच्छी सुविधा जो है बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये सारा का सारा जो उसमें रुपया निकलता है, जमा होता है, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ही होती हैं। बैंक से जुड़े, जो आपका इंटरनेट से जुड़ा होता है एटीएम, और उसके आधार पर आपका खाते में डेबिट या क्रेडिट किया जाता है उतनी राशि से जितना आप पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी दूसरी सेवा है। इसी तरह से डेबिट कार्ड, जो राशि हमारी बैंक में जमा होती है खाते में, उसके अगेंस्ट हमें बैंक जो है कार्ड देता है। जैसे एटीएम और कम डेबिट कार्ड होते हैं, वही डेबिट कार्ड बनता है। उसमें जितनी राशि जमा होती है, अगर उस अकाउंट या के पैसे के अगेंस्ट अगर आप कोई भी कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे आपने एयर का टिकट लेना है, रेलवे का टिकट लेना है, या आपने कोई होटल बुक करवाना है, या कोई भी सर्विस लेनी है, या आपने कोई मार्केट गए, आपको कोई चीज़ पसंद है, आप उसको खरीदना चाहते हैं, तो आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस एटीएम का ही प्रयोग करते, ये डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे जो सर्वर होता है उसके पास टर्मिनल होता है, उसमें कार्ड को स्वैप करता है, आप पिन डालते हैं, और जितनी राशि का आपने क्रय किया, सर्विसेज हो चाहे गुड्स हो, उतनी राशि वो लिख के आपके खाते से अपने आप पैसा डिडक्ट हो जाता है और आप कोई वस्तु खरीद के ला सकते हैं, और किसी सेवा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है। डेबिट के साथ साथ क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड उन कस्टमर्स के लिए जिनकी बैंक में अच्छी साख होती है। तो कस्टमर
आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। जितनी राशि आपके बैंक में जमा है उससे ज़्यादा भी अगर आप परचेज करते हैं, चेक काटते हैं, तो उसके बदले में आपको एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज कहा जाता है। अर्थात आपके खाते आप उधार की फैसिलिटी बैंक से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। तो आप जितनी राशि जमा है उससे ज़्यादा का भी कस्टमर को जो है वो पैसा निकालने या पेमेंट करने का जो है अधिकार बैंक के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद है टेली बैंकिंग, ठीक है ना। टेली का मतलब टेलीफोन के द्वारा बैंकिंग, अर्थात जब भी कभी आपको जरूरत पड़े तो घर बैठे ही आप बैंक में टेलीफोन के माध्यम से आपका कितना बैलेंस है या कुछ ट्रांजैक्शन जो आपके फ्रंट में हुए हैं उनके बारे में आप जानकारी टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं बैंक से, इसलिए इसको टेली बैंकिंग कहा जाता है। ये सुविधा भी बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है कस्टमर को। इसी तरह से है कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग सोल्यूशन कहा जाता है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन कहा जाता है, CBS, ठीक है। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो कस्टमर्स होता है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है उसमें परिवर्तन आता है। ऐसे आप जैसे किसी भी शहर में जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में जाकर या उस ब्रांच में जाकर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, उससे पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, जो भी फैसिलिटी आप करवाना चाहते हैं। लेकिन जब आप कोर बैंकिंग सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज में आप आ जाते हैं, उस दशा में आप बैंक की उस शाखा के ग्राहक ना होकर, ठीक है ना, देश के किसी भी कोने में आकर उस बैंक में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जाकर किसी भी शाखा में जाकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांच की शाखा में कस्टमर ना होकर आप पूरे बैंक का कस्टमर आप बन जाते हैं और देश के किसी कोने में जाकर उस बैंक की उस बैंक की शाखा के साथ जाकर आप रुपए जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या पासबुक में एंट्री करवा सकते हैं, ठीक है। ये इसी तरह से और भी आपको कोई भी लेन और CBS की जो शाखा होती है कॉर्पोरेट स्टोर, उस शाखा में जाकर बैंक उस पर्टिकुलर बैंक की शाखा में जाकर आप कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसलिए इसको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कोर बैंकिंग कहा जाता है। मतलब आप किसी भी देश के, जैसे आप कहीं हिमाचल प्रदेश में मंडी में आपके बैंक अकाउंट है, जैसे SBI की ब्रांच में, तो आप शिमला में जाकर भी कर सकते हैं, मीरपुर में जाकर भी करते हैं, चंडीगढ़ में जाकर भी करते हैं, दिल्ली में जाकर भी कर सकते हैं। उस बैंक जो स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक की किसी भी शहर में, किसी भी शहर में जाकर उस बैंक की शाखा के साथ आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं वहाँ जाकर आप, जैसे कि आपका उस पर्टिकुलर शहर में खाता है। इसके बाद है बहुत जरूरी है, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT शॉर्ट में बोलते हैं, नेफ्ट, कई बार कॉमन सुना होगा आपने, ठीक है ना। नेफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि फंड ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना, एक बैंक की एक शाखा से दूसरे शाखा को पैसा भेजने के लिए एक सुविधा दी गई है। इसमें जो है बैचेस में सेटलमेंट होती है, ठीक है ना। बैचेस में सेटलमेंट का मतलब है कि 1-2 घंटे के या 1.5 घंटे के अपने अपने बैंक के अपने बैच बनाए जाते हैं और उस दौरान एक ब्रांच से दूसरे शहर में उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में अगर पैसा भेजना हो, ठीक है, तो आप इकट्ठे ही 2 घंटे में जितने ट्रांजेक्शन आते हैं उनको इकट्ठे ही जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एक खाते से दूसरे खाते में एक ही शहर, एक ही बैंक की एक ब्रांच से दूसरे बैंक में पैसा भेजने के लिए सुविधा दी जाती है, जिसको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहा जाता है। मोस्टली सेकंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे को छोड़कर जितने भी वर्किंग डे हैं उसमें सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ये फैसिलिटी होती है, ठीक है। 11 कम से कम अलग अलग समय में अलग अलग गाइडलाइंस जारी की जाती है RBI के द्वारा, ठीक है। इसमें 11 बार आप ट्रांजेक्शन जो है सेटल किए जाते हैं पूरे दिन में। तो कहने का मतलब है कि एक ही देश के अंदर, विदेशों में नहीं बल्कि एक ही देशों के अंदर जो अकाउंट होल्डर है या जो गैर खाताधारी भी हैं उनके द्वारा उनको भी ये फैसिलिटी प्रदान की जाती है और उसके लिए अलग अलग स्लैब्स बनाए होते हैं। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कुछ नहीं है, ठीक है। आप कितना रुपया भी उसमें जमा जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं खाते से दूसरे खाते में। बाकी जैसे 1 लाख रुपए तक इसकी फ़ीस 5 रुपये है, 2 लाख रुपए तक 15 रुपये है, 2 लाख से ऊपर जो है 25 रुपये, इस तरह से अलग अलग रेट्स जो हैं, अलग अलग स्लैब जो हैं वो अलग अलग समय पर जो है वो उसके चार्जेस किए जाते हैं पैसा भेजने के लिए। तो वो एक सुविधा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें कि एक खाते से दूसरे खाते में जो है वो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक इसी आधार। और ये जो सुविधा है ये 2005 से जो है ये लागू की गई है बैंकों में, ठीक है। इसी तरह से एक है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS, बिल्कुल इसी तर्ज पर RTGS जो है, लेकिन
इसमें और इसमें ये फ़र्क होता है कि नेशनल नेफ्ट में जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है और एक ही बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में किया जाता है, जबकि आरटीजीएस में जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है कहीं भी, ठीक है। इसलिए और इसमें मिनिमम अमाउंट जो है किसी ने रखी है 2 लाख रुपए से कम इसमें पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, अधिकतम कितना भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें भी टाइमिंग जो है आपकी 8 बजे से सुबह से लेकर 4:30 बजे तक रखी गई है। हालांकि आरबीआई ने 7 से 6 फिक्स किया, लेकिन अलग अलग बैंकों के अपने अपने स्लैब्स होते हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें खाता होना जरूरी होता है, बैंक अकाउंट होल्डर को ही ये फैसिलिटी प्रदान की जाती है, जिसको आरटीजीएस कहते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है ना। इसमें समय का वेट नहीं किया जाता कि 2 घंटे के बाद ट्रांजेक्शन ट्रांसफर किया जाएगा, जैसे ही आपने पैसा ट्रांसफर किया उसी समय उसको ग्रॉस का मतलब उसी तत्काल समय में उसको ट्रांसफर किया जाता है, रियल टाइम उसी समय में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और कितने भी ट्रांजेक्शन में जितने बार उसमें पैसा आएगा उतने बार ट्रांसफर किया जाएगा, तो आरटीजीएस के नाम से जाना जाता है। तो दीज वर सम ऑफ द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द कस्टमर्स। और ये इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा लेन कर हमारे बैंक के माध्यम से होते हैं। और जब आपको ई बैंकिंग का पता है कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होते हैं, तो आप घर बैठे भी आसानी से आपका समय भी बचता है, ठीक है। और आपको पैसा ले जाने में जो असुविधा होती है या मिस अप्रोप्रिएशन होने का डर रहता है वो भी नहीं होता है। तो इस तरह से जो ई बैंकिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ ही हमारा फंक्शंस ऑफ बैंकिंग जो है वो समाप्त होता है।